हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एसएससीज के एग्जामिनेशन के लिए, जो नेगलेक्ट टाइप से होता है। हाँ चलो पढ़ लिए, है ना। तो ये टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। क्या आप जानते हैं बिन का मतलब क्या होता है? अरबी भाषा में बिन का मतलब होता है बेटा। उसी तरह से लड़कियों के लिए बिनते शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख सुल्तान थे, है ना। और ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को बोर्ड में राइटिंग करने से ज़्यादा बेटर होता है कि सुन के याद होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसको, माफ करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसको इतिहासकारों ने, ध्यान से देखिएगा, अकाल प्रौढ़ कहा है। यह आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अकाल प्रौढ़, अ मतलब नहीं, काल मतलब समय, और प्रौढ़ मतलब बुद्धिमान, थोड़ा 30-40-45 साल के आदमी को बोलते हैं प्रौढ़, है ना, जिसको जीवन का अनुभव हो चुका होता। ठीक है। तो समय से पहले वो बुद्धिमान हो चुका था। आपसे सीधा पूछ देगा कि किस सुल्तान को अकाल प्रौढ़ कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में इब्न बतूता की किताब रहला से जानकारी मिलती है। इब्न बतूता मोरक्को के एक यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और साथ के साथ चाइना के मंगोल सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में अपना दूत बना करके भी भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे बड़ा था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक, उनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सुसंस्कृत था, है ना। विद्वता इसमें बहुत भरी हुई थी। साम्राज्य तो सबसे बड़ा था ही, लेकिन इसके निधन के तुरंत पश्चात ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कई आधुनिक इतिहासकारों ने भी पागल सुल्तान कहा है ना, जिनमें या जिसकी शुरुआत एल्फिंस्टन ने की थी। एल्फिंस्टन ने कहा था कि सुल्तान में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था, और उसी को मान करके बाद के इतिहासकारों ने इसके ऊपर पागलपन का एक टैग लगा दिया, जो इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, है ना। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक समय से आगे की सोचता था। उसने अपने समय में वैसे प्रयोग किए जो उस वक़्त की जनता समझ नहीं सकी। एक इतिहासकार हुए हैं गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन ने मोहम्मद बिन तुगलक पर गहन अध्ययन किया, गहन रिसर्च किया, और उन्हें पागलपन के टैग से मुक्त किया, पागलपन के बोझ से मुक्त किया। एक व्यक्ति को वास्तव में जो गरिमा, जो पहचान दी जानी चाहिए, गॉर्डन ब्राउन ने मोहम्मद बिन तुगलक को वो पहचान दिलाने में सहायता की, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि किसने पहली बार कहा था कि सुल्तान पागल था, और किसने पागलपन के बोझ से उस सुल्तान को मुक्ति दिलाई। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अजमेर शरीफ की यात्रा की थी। ध्यान में रखिएगा, आपको मालूम है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, और उस दरगाह की यात्रा करने वाला ये पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई सारे विद्रोह हुए, है ना। ऐसे तो ये तो इतिहास का एक तथ्य है कि अगर
साम्राज्य बड़ा है तो विद्रोह तो होगा ही होगा, है ना। तो कई विद्रोह हुए और धीरे धीरे करके तुगलक डायनेस्टी के विनाश में इन विद्रोहों ने योगदान दिया। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे छोटे टर्म्स एंड टॉपिक्स को, जिन्हें केवल आपको ध्यान में रखना है। तो फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान, फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, और यही फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1320 ईस्वी में, माफ करिएगा 1325 ईस्वी में जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उस वक़्त के बहुत सारे इतिहासकार जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी, सरहिंदी, फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान के ऊपर विधर्मी होने का, इस्लाम का दुश्मन होने का आरोप लगाया, जो बिल्कुल ही निराधार है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी उलेमा और मौलवी वर्ग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमेशा अलाउद्दीन खिलजी की भांति धर्म का सहारा लिया, धर्म का फायदा उठाया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान ज़िल्ली अल्लाह, अल सुल्तान ज़िल्ली अल्लाह शब्द अंकित करवाया, अर्थात सुल्तान ईश्वर की परछाई है। आपको याद होगा, आप पढ़ चुके होंगे, बलबन ने इसके काफ़ी पहले नायाबत ए खुदाई का सिद्धांत दिया था, है ना। और बलबन का ये कहना था कि ऊपर आसमान में ईश्वर, फिर मैं और फिर बाकी जनता, और ईश्वर मेरे माध्यम से जनता से रिलेशन बनाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की भांति ही धर्म का अच्छे से यूज़ किया और अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाया। लेकिन जब उसकी शक्तियां कमज़ोर पड़ने लगी तो 1340 ईस्वी में उसने अब्बासी खलीफा गयासुद्दीन के वंशज को इजिप्ट से दिल्ली बुलवाया, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, है ना। और उनके वंशज के अंगूठे को अपने गर्दन पर रखवाया। वो लोगों को दिखलाना चाहता था कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ। मतलब कि जब भी मौका मिला उसने धर्म को अच्छी तरह से यूज़ किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कम से कम ये साबित करने की कोशिश की कि राज्य का एक धर्मनिरपेक्ष आधार हो सकता है। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है ना। होली सुल्तान का बहुत ही प्रिय त्यौहार था, बहुत जोश खरोश के साथ वो होली का त्यौहार मनाता था। उसने कई सारे हिंदुओं को और जो हिंदू मुसलमान बने थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति की, जिन्हें उस वक़्त के धर्मांध लेखकों ने छिछोरा, माली और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का यूज किया उनके लिए, है ना। और उस वक़्त के एक राइटर हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी, वो तो लिखते हैं कि सुल्तान के महल के दरवाजे के सामने निर्दोष मुसलमानों की खून की नदियाँ बहती रहती थी, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है, इस पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कई प्रमुख सुधार भी थे, जिसमें उसने दोआब में कर में वृद्धि की। तो ये दोआब क्या होता है, तो आप ये देखो, गंगा जमुना, आब का मतलब होता है पानी, गंगा और यमुना के बीच के प्रदेश को दोआब कहा जाता है। तो दोआब में कर वृद्धि की, हालांकि किसान इसके लिए तैयार नहीं थे, है ना, लेकिन
फिर भी सुल्तान नहीं माना, किसानों ने विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान को समझ में आया तो उसने किसानों को तकावी बांटा। तकावी एक एग्रीकल्चर लोन था, है ना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, विद्रोह से काफ़ी नुकसान हो चुका था। इसी तरह से 1326 और 27 ईस्वी में, 1326-27 ईस्वी के आसपास में उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निश्चय किया। ये दौलताबाद देवगिरी का साम्राज्य का राजधानी था, है ना, और बाद में उसका नाम दौलताबाद किया गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है, खासकर उस वक़्त के इतिहासकारों का, कि दिल्ली की पूरी जनता को कहा गया कि दौलताबाद चलो। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में सुल्तान पश्चिमोत्तर भारत से जो मंगोल आक्रमण होते थे, तो मंगोल आक्रमण से राजधानी की रक्षा करना चाहता था और साथ के साथ दक्षिण भारत में इस्लामिक संस्कृति का विकास करना चाहता था। तो इसी कारण से उसने राजधानी को परिवर्तित किया। लेकिन उस वक़्त के इतिहासकारों ने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जिसके आधार पर सुल्तान को एक विलेन की तरह रिप्रेजेंट कर दिया गया, है ना। जैसे उस वक़्त के इतिहासकार इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान ने सभी को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, है ना, और जब प्रस्थान की तैयारी, डिपार्चर की तैयारी हो रही थी, तो बहुत खोजने पर एक अंधा और एक लंगड़ा मिला। वो किसी कमरे में छिपे हुए थे, इसी कहानी बताई जाती है ना। तो लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घोड़े के पैर से घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद तक ले जाया गया, जहाँ केवल उसकी एक टांग ही पहुँच सकी। बहुत ही कल्पित घटनाएं हैं ये, और इतिहासकारों ने इसी पर विश्वास करके इसके चरित्र का चित्रण कर दिया, है ना। कुछ ही लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को दौलताबाद जाने का निर्देश दिया गया था, और बाद में जब ये प्रयोग असफल हो गया तो राजधानी दोबारा से दिल्ली लाई गई, है ना। ऐसी कहानी आती है कि सुल्तान शाम के धुंधलके में महल की छत पर गया, और जब उसने देखा कि दिल्ली में कहीं कोई चिराग नहीं जल रहा है, चिराग, अग्नि, रात का खाना बनाने के लिए फिर चूल्हा जलेगा ना, आजकल की तरह तो गैस होता नहीं था, अब चिराग जलेगा तो फिर वो धुआं तो उठेगा। तो ऐसी बातें कही गई हैं कि जब सुल्तान ने देखा कि कहीं कोई चिराग नहीं जल रहा है और कहीं से कोई धुआं नहीं उठ रहा है, तो उसने कहा कि अब मेरे मन को शांति मिली है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है ना। तो ये सब बातें उसके संबंध में लिखी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है कि दिल्ली की जनता पत्र लिखकर उसे गंदी गंदी गालियाँ देती थी, और दिल्ली की जनता से वो बदला लेना चाहता था। तो ऐसी कल्पित घटनाएं जो लिख दी गई हैं सुल्तान के संबंध में, इससे इसको पागल सुल्तान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हालांकि बाद में गॉर्डन ब्राउन ने गहन रिसर्च करके इसे पागलपन के बोध से मुक्ति दिलाई, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक कॉइन। अभी हम लोग भी तो सिंबॉलिक कॉइन ही यूज़ करते हैं ना, कागज का नोट। तो उस वक़्त जो है वो चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलता था। ये टंका और जीतल इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो उस वक़्त पूरी दुनिया में चांदी की बहुत कमी हो गई थी, है ना। और उस वक़्त ईरान में और चाइना में सांकेतिक मुद्रा चली थी। हालांकि ईरान में ये फेल हो गया था, लेकिन चाइना में सफलतापूर्वक चल रहा था, है ना। तो सुल्तान ने भी जीतल का जो वैल्यू है वो टंके के बराबर कर दिया। हाँ, अब कोई केंद्रीय संस्था उसने नहीं बनाई, कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया होगा, या बनाया भी होगा तो बहुत कमज़ोर होगा, जिससे ये प्रयोग असफल हो गया। उस वक़्त के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था, कि हिंदू लोग जाली सिक्के बनाते थे। तो हिंदू में क्यों, और बहुत सारे सभी लोग इस जालसाजी में शामिल रहे होंगे। तो धीरे धीरे सुल्तान को समझ में आया कि ये प्रयोग
असफल हो चुका तो इसने इसे बंद कर दिया। ठीक है। इसके अलावा सुल्तान ने कृषि में सुधार के लिए दीवान एक कोही के नाम से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्थापना की। 60 वर्ग मील की कृषि भूमि को रॉयल फार्म डिक्लेयर किया गया, राजकीय भूमि डिक्लेयर किया गया और उस पर नए नए प्रयोग किए गए। फसलों के नस्ल को सुधार करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि ये प्रयोग असफल हो गया, है ना। अब आप देखिए, उस वक्त 1000 साल पहले, 800 साल पहले की बात हो रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए रॉयल फार्म बनाना, सुधार करने की कोशिश करना, है ना। तो ये इसके प्रयोग भी असफल हो गए। सुल्तान ने खुरासान विजय की योजना बनाई। खुरासान सेंट्रल एशिया में है ना। और उसने एक बड़ी सेना तैयार की और 1 साल का वेतन अपने सिपाहियों को, सैनिकों को एडवांस में दिया, है ना। अब 1 साल होते होते खुरासान की राजनीतिक स्थिति में बदलाव हो गई, तो उसने खुरासान विजय की योजना छोड़ दी। तो ये सारी घटनाएं हैं जिसने सुल्तान की शक्तियों पर गहन चोट पहुंचाई और उसके राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो गए, है ना। तो सुल्तान के समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, उनमें पहला विद्रोह ध्यान में रखिएगा कि 1335 में सैयद जलालुद्दीन एहसन माबर ने विद्रोह किया। और माबर जिसको हम लोग आजकल मदुरई कहते हैं दक्षिण भारत में, माबर का स्वतंत्र राज्य बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता के नाम पर संगम डायनेस्टी बनाया। उसी तरह से 1349 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा, 1349 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण में ही स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो ये 3 विद्रोह आपको ध्यान में रखने हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यही फोकस करता है। इसके अलावा अवध के सूबेदार ने, सूबेदार को उस वक्त बोलते थे अक्तादार, सही शब्दों का अक्तादार, क्योंकि प्रांतों को अक्ता कहा जाता था। तो अवध के अक्तादार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने विद्रोह किया, है ना। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि आइन उल मुल्क मुल्तानी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उनकी 2 किताबें हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे मुनशाते मेहरू, ये पहली किताब है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी है इंशा ए मेहरू, जो कि प्रशासन से संबंधित किताब है, इसने विद्रोह किया था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़े शासकों में गिना जाता है, हालांकि उसके प्रयोग असफल रहे, लेकिन पूरी तरह से असफल शासक कह देना भी उसके साथ अन्याय होगा। आप अपने एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए ये ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, रिफॉर्म क्या क्या हुए थे, राजधानी परिवर्तन से संबंधित बातें याद रखिएगा, कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, है ना। और अभी हम लोगों ने जो बातचीत की है उसको कभी कभी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पहले आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।